सर अभी तो बहुत हमको देखने को मिल रहा है कि ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट। ऐसी कंडीशन कब आती है और इसके सर्वाइविंग रेट कितने हैं, मतलब ये कितना सक्सेस है अपने अपने आप में? तो लिवर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट्स अब टाइम के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि सर्जिकल स्किल्स भी बहुत बेटर हुई है इवेंचुअली एक्सपीरियंस के साथ हम सबकी। लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है, तो हम ये मान के चलते हैं दो कंडीशन है। एक तो एक्यूट लिवर फेलियर, यानी हम्म। आपको कोई सडन लिवर इन्फेक्शन हुआ या किसी कारण से लिवर सडनली खराब हुआ है पिछले 7 दिनों में, 5 दिनों में या 15 दिनों में। इतना रैपिडली होता है? इतना रैपिडली हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस जो मैंने आपको बोला ना, 99% से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। लेस देन 1% लोग एक्यूट लिवर फेलियर में जाते हैं, जिसमें लिवर का काम करना बंद हो जाता है। दैट इज़ वन कंडीशन, आपको अभी के अभी लिवर ट्रांसप्लांट लगेगा, है ना। तो ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन जहाँ पे अपने को लिवर सिरोसिस हुआ है किसी को, यानी लिवर ओवर द ईयर्स खराब हुआ है, लेकिन अब उसका फंक्शन इतना पुअर है कि उसके साथ में जीना पॉसिबल नहीं है, तब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं है कि ये लग रहा है कर लें या वो लग रहा है वो कर लें, इसके प्रॉपर फॉर्मूले होते हैं। हम्म। काफ़ी सारी ब्लड टेस्ट की जाती है, मेल्ड नाम का एक स्कोर होता है, वो हर एक पेशेंट का कैलकुलेट किया यस जाता है कि वो यस। 14 से ज़्यादा है तो वो हम्म। पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है, यानी उसको कराना चाहिए। कब, वो बताऊंगा। दूसरी चीज़, किसी भी लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को अगर पीलिया, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, ये चार, और खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ये 4-5 चीज़ों में से अगर दो भी चीज़ें हैं तो उसको इवेंचुअली लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। अब कब करें, ये थोड़ा सा डाइसी डिसीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास पैसे है चलो मैं जाके कल लिवर ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। आपको चाहिए लिवर, यस। है ना। उसके भी और क्राइटेरियाज है उसके कुछ? बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो फाइनेंशियली तो है चैलेंजिंग, आज के ज़माने में 20 से 25 लाख रुपए कम से कम अपने को लिवर ट्रांसप्लांट को लग जाता है, जो कि एक अभी का कॉस्ट है, पर इसके आगे भी लाइफ इतनी ईजी सर नहीं डिपेंड भी करता है है हॉस्पिटल ना। कौन सा है, जब कैसा है। आप किसी का लिवर ले रहे हो, वो आपके बॉडी के लिए तो एक फॉरेन टिश्यू है, यस। आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी और उसको मारने की कोशिश करेगी। तो आपको कुछ इम्यूनिटी सप्रेसेंट दवाइयाँ लेनी पड़ती है, एटलीस्ट 6 महीने या उससे कई बार लंबे टाइम के लिए, जो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा दबा के रखती है, ताकि वो लिवर जो आपने लिया है वो पनप पाए, है ना। उसका एक्सेप्ट करे सो बॉडी। उसके लिए भी आपका फाइनेंशियल एक ये रहेगा एक्स्ट्रा। रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं लाइफ एक्टिविटी, 6 महीने के लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना है, यस आप यस। ज़्यादा बाहर निकल नहीं क्राउडेड सकते, एरिया में नहीं जा है ना। सकते आप आपके ऐसे। पास आके कोई छींक मारेगा तो मुझे शायद सर्दी होगी, बट आपको शायद निमोनिया हो जाएगा, यस। बिकॉज आपकी इम्यूनिटी बहुत कम इम्यूनिटी है लो है, यस। ना? तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, लिवर ट्रांसप्लांट भी दो प्रकार के हैं। एक होता है डेड डोनर, यानी अगर, यानी दुर्भाग्यवश अगर कोई यंग पर्सन जिसके ऑर्गन्स ठीक है, अगर वो किसी एक्सीडेंट जैसे एक्सीडेंट वगैरह में। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में गया और ब्रेन डेड हो गया, यानी अब जीने आगे पॉसिबल नहीं है, ब्रेन बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अगर उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली विलिंग है लिवर ऑर्गन डोनेशन के डोनेट के लिए, लिए, यस। तो आंखों का कॉर्निया, किडनी, लिवर, ये सारी चीज़ें डोनेशन के लिए अवेलेबल रहती है। तो इसको हम कहते हैं डीडीएलटी, डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। यस। डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट की हर स्टेट की अपनी लिस्ट होती है, तो उसमें आपका नाम दर्ज कराया जाता है सबसे पहले तो, और फिर डिपेंडिंग आपका ब्लड ग्रुप क्या, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी मैच होना मैच चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकॉम्पेटिबल ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट्स होते नहीं हैं, पर उसमें थोड़े अलग चैलेंजेस हैं। सेफ और जनरली अच्छे सक्सेस वाले वो होते हैं जो सेम ब्लड ग्रुप के, तो आपके ब्लड ग्रुप से मैच होने वाला भी लिवर आपको चाहिए। तो कुल मिला के 6 महीने से 1 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। यानी अब आपको लगता है कि मेरे को किसी डेड डोनर का लिवर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पैसा है अगले हफ्ते करा लूंगा, वो आपको उस लिस्ट पॉसिबल के थ्रू बॉडी जाना में ही है। मिलनी चाहिए। देर इज नो जंपिंग इन इट, भारत सरकार का उस पर बहुत कड़ा निर्बंध है, सबकी नज़र होती है उस पर, उसमें कोई जंपिंग, कोई झोल झपाटे पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी वेरी क्रूड लैंग्वेज, बट यस, होता है। लोग आते हैं पूछते, सर कुछ नहीं हो सकता क्या, और सर कुछ साइड इसमें में कुछ हुआ तो। फैमिली का भी रहता है क्या? पहले प्रेफरेंस हम फैमिली वालों से या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया डेड डोनर। यस। एक शॉर्ट, ये है लाइफ डोनर, जो आपने फैमिली की बात की। अगर लाइफ डोनर ट्रांसप्लांट ये है कि आपके फैमिली का एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी चाचा या आपके कजन्स तक के हम जा सकते हैं, उसमें अगर सेम कोई ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और अगर वो मेडिकली फिट है, यानी उसको खुद को लीवर की बीमारी नहीं है, नहीं है। खुद को अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी या शुगर, हार्ट डिसीज वगैरह नहीं है, तो उनके लीवर का कुछ परसेंट, 30-35%, जो कि ऑलरेडी एक कैलकुलेटेड अमाउंट है फार्मूला से, वो लिया जाता है और आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिस पर्सन से लीवर लिया गया है, 3 महीने के अंदर में उसका लीवर नॉर्मल हो जाता है। सोनोग्राफी पे आप प्रूव कर सकते हो, 3 महीने पहले जितना बड़ा था लीवर उतना ही। लीवर इज अ वेरी रीजनरेटिव ऑर्गन, बहुत जल्दी बढ़ता है। आप सोचो उसको डैमेज करने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी लग जब आप के। लीवर से यस। पहुंचते हो। सो जो डोनर है वो जनरली सेफ रहता है। डोनर्स, डोनर लोगों को जान का खतरा वगैरह बहुत ही कम है। कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत ही कम है। और इसको कहते हैं हम लाइफ डोनर ट्रांसप्लांट। अब इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है सच, बट अगर जनरली ये जो एक्यूट लीवर फेलियर वगैरह है, उसको स्पेशल केसेस में कंसिडर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगेन अल्कोहल का आता है। अगर अल्कोहलिक लीवर डिसीज का पेशेंट रहा जिसको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो उसको 6 महीना कम से कम शराब बंद करनी होगी।
अच्छा। क्योंकि आप सोचिए कोई ऐसा बंदा जिसने 1 महीना शराब नहीं लिया, आपने उसको किसी का बहुमूल्य कीमती लीवर दे दिया और उसने अगले 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में वापस से शुरू कर दिया। हुँ, तो आपने वो लीवर जो शायद बहुत कीमती चीज़ है, जो आप कीमती था। पैसे से नहीं खरीद सकते, और आपके ट्रांसप्लांट लिस्ट में आपसे नीचे वो आदमी था जो बेचारा फैटी लीवर्स की वजह से ग्रस्त था, जो ग 35 या 40 साल का है, जिसके लिए वो लीवर बिल्कुल जी-जान था। तो आपने एक बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग व्यक्ति का लीवर किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिस पे आप ये भी नहीं भरोसा कर सकते कि वो शराब छोड़ दे। छोड़िए। सो उस केसेस में इसीलिए वो अल्कोहल का स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आप 6 महीना बंद रखेंगे और तभी आप लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर एलिजिबल माने जाएंगे। दैट इज वन प्रेफरेंस जो अपने को करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो जंपिंग अराउंड इन द लिस्ट। सर ये सारे जो अब वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड टू लिवर से है, सो इसमें क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं या ऐसा क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? आज के ज़माने में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो अब बहुत अच्छे से प्रचलित हो गई है। हुँ, मेरे ख्याल से इवन हमारे चाइल्डहुड में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो दे दी जाती थी। अब तो जो इंडियन अकेडमी ऑफ हुँ, पीडियाट्रिक्स आईएपी का जो इंडिया के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसमें 016 सारे बच्चों को मिल जाता है। हुँ, 016 यानी पहले दिन, 1 महीने बाद, 6 महीने 6 बाद महीने बाद। हेपेटाइटिस बी के 3 वैक्सीन। पर आज भी हमारे तो हर हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग में हम लोग हर पेशेंट का हेपेटाइटिस बी चेक कराते हैं, बिकॉज हेपेटाइटिस बी एक ऐसी चीज़ है जो आप एक वैक्सीन से आराम से अवॉइड कर सकते हो, और आप सिर्फ एक लिवर डिसीज नहीं टाल रहे हो, आप एक लिवर कैंसर टाल रहे हो, बिकॉज हुँ, हेपेटाइटिस बी इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस वो वायरस होते हैं जो शायद लिवर को पूरा खराब करने से पहले लिवर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। सो वैक्सीन, अगर इट इज लाइक आप एक कैंसर एक वैक्सीन लेके, एक इंजेक्शन लेके अवॉइड करो, इट्स अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है ये। तो हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग तो सब में होना चाहिए, मुझ में, आप में, हर एक एडल्ट में कराया जाना चाहिए। अगर आप हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो आपने वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आपके टाइटर कम है तो, टाइटर का मतलब बहुत सिंपल बताता हूँ, अभी तो सब लोगों ने, कोविड ने सबको बहुत पढ़ा लिखा दिया एंटीबॉडी का। यस। सो हमने कोविड में देखा अगर आपके पास एंटीबॉडी है तो आप कोविड से सेफ हो। हुँ, तो एंटीबॉडी एक ऐसी चीजें हैं जो अपनी बॉडी बनाती है किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ। तो अगर आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कभी लाइफ में हुआ था सो या आपको होके गया है, यानी आपकी बॉडी के पास एंटीबॉडी है, या तो वैक्सीन से आई है या तो पुराने इन्फेक्शन हुँ, से आई है, अगर उसका लेवल 10 से नीचे है हुँ, तो आपको एक और वैक्सीन लेने का अभी भी जरूरत है, और अगर 10 से ऊपर है तो आप सेफ है। तो वो सबकी बॉडी की इम्यूनोजेनिसिटी पे डिपेंड कितने करता परसेंट है। चांसेस है फिर भी होने के? अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो चांसेस लगभग जीरो है। 0 है। यस, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो भी हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त पेशेंट आते हैं, उसमें उनकी ट्रीटमेंट के साथ में हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं फैमिली की स्क्रीनिंग, ताकि उनसे किसी और को ना हो। और है ये ना? लाइफ में सिर्फ एक ही बार ज़रूरी है या इसका भी कोई रिपीटिशन होता है? वैक्सीन का हाँ, वैक्सीन का? वही, वो टाइटर बेस्ड है, बट जनरली 10 साल से ज़्यादा का प्रोटेक्शन है। अब हम लोगों हुँ, ने जो मेडिकल एजुकेशन जब शुरू किया तब जो लिए थे, तो बहुत सारे, यानी बहुतांश लोगों के अभी भी टाइटर लेवल्स आर वेरी हाई। ओके। कुछ लोग होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज डिप्लीट होती जाती है, जैसे मेरी एंटीबॉडीज अनफॉर्चुनेटली डिप्लीट हो जाती है, तो मेरे को 10 साल के आसपास में 2 बार बूस्टर लेने पड़े। तो सबकी बॉडी की कैपेसिटी है, बट जनरली ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। 10-10 साल में भी एक बार अगर हमने एटलीस्ट टाइटर चेक करा लिए, तो अपने को पता चलता रहेगा अपने को एक्स्ट्रा वैक्सीन लेने की जरूरत है या नहीं। सो लिवर डिसीज के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जो सबने लेना चाहिए, हर एडल्ट ने, चाहे उसका कोई मेडिकल करियर हो या या ना ना हो, हो। बिकॉज इट इज एन अवॉइडेबल कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस एंड मोर इम्पोर्टेंटली लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए बहुत प्रबल वैक्सीन आए नहीं है। अभी अभी हेपेटाइटिस ई का एक वैक्सीन लॉन्च हुआ है, बट अभी तक के अपने को उस पर डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, हुँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग हेपेटाइटिस ए और ई, जैसे कि मैंने कहा, मोर देन 99% टाइम्स वो सेटल हो जाते हैं बिना किसी सीवियर इलनेस के। सो वन वैक्सीन हेपेटाइटिस बी। सर अगर हम देखा जाए कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि हमने हनी के साथ में वार्म वाटर लिया था, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो ये कहाँ तक सही है, ये ऐसा मतलब कुछ साइंटिफिकली प्रूव है? सही बोलने से अच्छा, सही है या नहीं बोलने से अच्छा, मैं कहूँगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है अच्छा। फ्रैंकली। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आप गुनगुना काइंड ऑफ पानी लेते यस। हो, आपका जो इसोफेगस है, ये उसको धीरे धीरे करके लगभग रूम टेम्परेचर पे ले ही आता है जब लेके तक आप आता इसमें। है। yes। तो और वो उतना जो गर्म चीज़ें आप हैं, पी नहीं उतना सकते हो गर्म कि आप पी नहीं सकते। तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक गैस्ट्रोकोलिक नाम का एक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बेसिकली जो हम जब पैदा होते हैं तब ये एक्टिव रहता है, कि बच्चे को माँ इधर दूध पिलाती है और उधर मोशन हो जाता है, बच्चे को डायपर खराब हो जाता है ना। हम्म। तो ये ऊपर वाले ने बनाया हुआ तरीका है भाई, कि छोटी सी इंटेस्टाइन, छोटा सा स्टमक है बेबी का, इधर से खाना है तो उधर जगह भी बननी चाहिए, है ना। बट इवेंचुअली ओवर 12 मंथ्स ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से ये हो जाता है, शांत हो जाता है, आगे नहीं रहता ये। तो ये बाद में कई बार जागृत हो जाता है, वापस से एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही आप कुछ
स्टमक में डालते हो अपने और स्टमक फूलता है, तो यहाँ के रिसेप्टर्स ब्रेन को संकेत देते हैं कि अपने को इंटेस्टाइन की मूवमेंट बनाना है, खाली आगे जगह करना है। ओके ओके तो वो ओके। गर्म पानी से भरो, ठंडे पानी से भरो, बट पीपल हैव दैट बिलीफ कि ये लेंगे तो और होगा इसमें करके। हनी कितना काम करता है? हनी अदरवाइज हेल्पफुल है, बट उसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है कि वो उस टाइप आपको का कुछ भी नहीं है। उस टाइम के लिए कुछ अलग से करे, बट अदरवाइज हनी इज अ बेनिफिशियल थिंग, ओके, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। कोई और आपके जो आप फॉलो करते हो, हम्म। जो डाइजेशन को अच्छा रखे और मोशन प्रॉपरली हो? मुझे लगता है फाइबर का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है ना? और ये देखा गया है अपने सोसाइटी में, कुछ लोग होते हैं जो प्रेफरेंशियली नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, है ना? प्रेफरेंशियली लोगों के घर पे कई बार 4 या 5 दिन नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन है, जो मीट है, वो इन जनरल हैवी टू डाइजेस्ट है। वो अपने स्टमक की और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन काइंड ऑफ एज अ पार्ट एंड पार्सल ही आता है बहुत लोगों उसके साथ में। तो अगर उसके साथ में हम लोग सैलड इंक्लूड करें, यानी फाइबर वाली जो चीज़ें हैं, यस। जैसे छिलके वाली दालें, छिलके वाले फ्रूट्स, ककड़ी, गाजर, मूली, ये अगर हम डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ में भी अगर हम कंबाइन करते हैं, तो वो अपने को डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर करता है ना? वो मोशन क्लियर होने में हेल्प करता है। और मुझे लगता है खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी, जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम वगैरह नहीं जा पाते, आपको जाना नहीं है या टाइम नहीं है इतना कि आप रेगुलरली जा पाओ, एक ब्रिस्क वॉकिंग है ना, जहाँ पे आप तेज चलते हो, 4 लोगों के साथ गप्पे मारते हुए धीरे धीरे नहीं, तेज चलते हो आप, अगर आप 20 to 30 मिनट्स पर डे भी करोगे, अरे संडे छोड़ के 6 दिन भी करोगे हफ्ते में से, तो भी वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। इम्प्रूव करेगा। और अगेन वो ये कि फास्ट फूड अवॉइड करना है अपने को, थोड़ा सा तली हुई चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें ये अवॉइड करो। तो ऐसा कोई बहुत मूल मंत्र नहीं है कि आप अपना चार्ट लेके बैठे हो कि आज मंडे, आज मेरे को ये खाना है। फूड प्लान्स जो बनाए जाते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट टू फॉलो है। कई बार आपकी भी इच्छा नहीं होती कि अरे आज मंगलवार है, आज ये लिखा है, यही खाना है, अब मुझे मेरी इच्छा नहीं है, तो डोंट गो दैट बिल्कुल के तलवार की धार पे चलना है, ऐसा नहीं है। बट एक जनरल रूल अगर हम फॉलो करें कि एडिक्वेट एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें जो नहीं खानी है, खाने में सलाद वगैरह और ये तो इंक्लूड ह्यूमन करने का नेचर है, है। उसको जितना पकड़ के रखो वो उतना और वही चीज को बिल्कुल करने के पीछे दौड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे जो हम ओपीडी में देखते हैं, 50% से ज़्यादा लोग गैस एसिडिटी की यस। शिकायतें लेके आते हैं। खाना ऊपर चढ़ रहा है, पानी हाँ, ऊपर चढ़ रहा है, छाती जलन, में भारी बर्निंग लग रहा है सेंसेशन। ना? इसका भी फिजिकल एक्टिविटी से बहुत संबंध है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट अच्छी रहती है, खाना जल्दी आगे बढ़ता है, तो स्टमक में बहुत ज़्यादा देर चीज़ें नहीं रहती। दूसरी चीज़, खाना खाने के बाद में लेटना। आज के टाइम पे हाउसवाइफ जो है, होम मेकर्स जो है लेडीज़, खास करके आफ्टरनून टाइम में, एक बार सबका घर वालों का लंच वंच हो गया तो बहुत ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है, तो दे लाइक चलो एक नैप ले लेते हैं आधे घंटे की, तो खाना खाया और आधे घंटे में आप लेट गए, है ना? तो आपने आधा घंटा जो भी पहले खाया उसके साथ पानी भी पिया है, वो आपके स्टमक में, स्टमक एक थैली की तरह है, 1 से 2 लीटर उसकी कैपेसिटी है, उसमें आपने सब भर दिया है, पानी भी है उसमें। अब आप जब लेट जाते हो, आपका फूड पाइप और आपका स्टमक सेम लेवल पे आ जाता है, तो जो लिक्विड कंटेंट है एटलीस्ट वो ऊपर चढ़ने लगता है। यस। अब आपके स्टमक को तो एसिड की आदत है, क्योंकि एसिड बनता ही वहाँ है, बट आपका जो फूड पाइप है, एसोफेगस की जो लाइनिंग है, उसको उस एसिड की आदत नहीं है, तो फिर ये जलन होना, ऊपर तक चढ़ के आना, यहाँ पे दर्द होना, सारी चीज़ें शुरू होती है। तो एक सिंपल मनूवर कि आप 2 घंटे तक के, एटलीस्ट 1.5 घंटे तक के, अगर आप हॉरिजॉन्टली बिल्कुल फ्लैट नहीं लेटते खाना खाने के बाद में, सो दैट इज अ गुड हैबिट आई थिंक वन शुड फॉलो। ये खाना खाने के बाद ये हर इमीडिएट किसी लेते के हैं। लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खा के वॉक पे जाना ही है करके, है ना? दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप बैठे भी हो या खड़े भी हो, तो एटलीस्ट ग्रेविटी डिपेंडेंट फूड तो नीचे ही रहेगा। बट वो किसी एक भी एज वाला, ऐसा कोई एज डिपेंड नहीं है हाँ, इसमें। ये सबके लिए एक अच्छी आदत है जो मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो लिक्विड कंटेंट है फूड का, वो 1-1.5 घंटे में इंटेस्टाइन में चला जाता है। हम्म। इंटेस्टाइन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से ऊपर तक नहीं चढ़ेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि और ये डाइजेस्टिव कहाँ हेल्थ को तक बेटर सही है करेगी। सर कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या ये हाँ, डाइजेशन को डिस्टर्ब ये करता है? जनरलाइज्ड रूल नहीं है, ये डाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, नो डाउट अबाउट इट। वो थोड़ा-सा कुछ मिथ्य है लोगों में फैला हुआ है कि भई खाना बाद पानी बाद में लो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जिनको एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, जिनका फूड पाइप और स्टमक का जो जंक्शन है वो ढीला है, जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं, यस। ऐसे लोगों ने जनरली खाने के साथ ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही होगा, ये एरिया ज़्यादा ढीला रहता है, आप ज़रा भी लेटे, सोफे पे इतना भी इंक्लाइन हो गए पीछे की तरफ कि वो ऊपर चढ़ने लगेगा, है ना? तो स्पेसिफिकली जिनको रिफ्लक्स के सिम्टम्स है कि एसिड ऊपर तक चढ़ के आ रहा है, ऐसे लोगों ने थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पानी खाने के साथ नहीं ले सकते, इट विल रादर हेल्प ओनली, इनफ वाटर लेना चाहिए खाने के साथ में। और कई लोगों के मुंह में बहुत बैड फॉयल स्मेलिंग आती है, या हम्म फिर टंग कोटेड होती है, हम्म तो इसका रिलेटेड डाइजेशन से ही सब संबंध है या कुछ अलग है? डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट मुझे लगता है इस पे अपने को डेंटल हाइजीन को थोड़ा फोकस करना ओके। चाहिए, है ना? ट्रेडिशनली मुझे लगता है हम लोगों को बताया गया है कि टूथब्रश से बस क्लीन करो, हो गया, अच्छे से घिसना है, और दांत के तीनों सरफेस जो है, बाहर वाला, अंदर वाला अंदर और वाला नीचे वाला, वही। तीनों हमने क्लीन करने हैं। बट टंग क्लीनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत लोग निग्लेक्ट करते हैं, है ना?
सिंपल जो टंग क्लीनर आते हैं हर शॉप में अवेलेबल है, उससे अगर आप टंग की सरफेस को अगर 3-4 बार भी स्क्रैप कर लेते हो, खास करके खाने के बाद में, तो बैड ओडर का काफ़ी है। बाकी डेंटल हाइजीन तो आपने रखनी है कि अगर कोई ओके। कैविटी वगैरह है तो आप डेंटिस्ट से मिलें, उसको फिलिंग करवाना है या क्लीन कराना है वो देखें। अगर हम बैड ब्रेथ की बातें कर रहे हैं और वो बहुत परसिस्टेंटली है, तो फिर हमको एक बार डॉक्टर को दिखा के देखना चाहिए, कोई और कारण तो नहीं है डाइजेस्टिव इश्यूज। जैसे ओल्ड एज में कुछ लोगों को होता है कि फूड पाइप में एक अलग से पाउच बन जाता है, ये इसको हम लोग जेंकस डायवर्टिकुलम बोलते हैं। ये एज रिलेटेड डिजीज जनरली 70 के बियॉन्ड ही आती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा खाना रुक जाता है, दैट कॉजेज वो खाना फाउल स्मेल पैदा करता है और हर बार मुंह से खराब बदबू आती है। इसके अलावा अगर ये मुंह से खराब बदबू लंबे टाइम के लिए आ रही है तो लिवर और किडनी डिसीजेस भी इसके कारण हो सकते हैं। तो ओके। अपने को अगर लंबे टाइम से चला रहा है तो डेफिनेटली बेसिक स्क्रीनिंग कराने में कोई हर्ज नहीं है, वो अपन ने करा लेना चाहिए। अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है ग्लूटाथियोन। तो वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, या फिर इनका बहुत एक क्रेज चल रहा है और कहीं ना कहीं स्किन को भी लेके उसको टारगेट किया जाता है, तो इसका क्या फैक्ट है कि सच में? प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी हीरो और एक्टर के बीच का डिफरेंस नहीं समझा। समझे। हम लोगों ने जो बॉलीवुड की मूवीज देखी है उसमें जो एक्टर है वो हमारा हीरो है, हाँ। बट हीरो इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। यस। हीरो एक ऐसी चीज है जिसने ऐसा कोई अद्भुत काम किया है हम्म। जो शायद आप करना चाहते हो या आप ड्रीम करते हो कि मैं ऐसा करूंगा, है ना, बट अनफॉर्चुनेटली अपना वो इम्पॉसिबल होता है लेकिन एक आम इम्पॉसिबल पर्सन है। के लिए। बट जो लोग थोड़ा सा बॉडी फैट को लेके रहते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे वैसा दिखना है, वो इस कल्चर को फॉलो करते हैं, और बॉलीवुड या फिर कुछ एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं उनको फॉलो करते हैं कि भाई उसने वो किया शायद से इसलिए उसकी स्किन इतनी अच्छी है ना। तो ग्लूटाथायोन मुझे लगता है अगर आप ओरली वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्लूटाथायोन हम लोग देते हैं लिवर डिसीजेस में रिकवरी के लिए, सो इट इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग। बट अब क्या है कि आपने 2 का 4 और 4 का 8 कर दिया, जैसे उसको आपने इंजेक्टेबल वगैरह बना दिया, तो फिर आपकी बॉडी किस केमिकल को कैसे रिएक्ट करेगी वी डोंट नो, है ना। और फिर जो ये तरीके होते हैं कि इंजेक्टेबल लेना है, आप इंट्रामस्कुलर ले रहे हो, इंट्रावीनस ले रहे हो, इन सब के कोई फिक्स प्रोटोकॉल्स नहीं है। आज हम जब एक छोटे से क्रोसिन पैरासीटामोल की बातें कर रहे हैं, अरे भाई वो ऐसे ही मार्केट में नहीं आ गया ड्रग के 4 बच्चों को दिया, बुखार कम हो गया, अब चलो पूरी छाप दो दुकान प्रॉपर में, रिसर्च और ना। सब चीज़ें। लाखों करोड़ों लोगों पे हजारों स्टडीज हुई हैं और उसमें पाया गया है कि किसी को आप शुगर की गोली खिलाओ वर्सेस क्रोसिन खिलाओ या पैरासीटामोल खिला रहे हो और उसका बुखार कम हो रहा है और उससे रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब वो गोली बनी है। अब ये टॉपिक इतना छोटा है ग्लूटाथायोन जैसी चीज़ें फॉर ब्यूटी कि उसमें आपको ना स्टडी में उतने इंडिविजुअल्स मिलते हैं, ना उसका कोई सेफ्टी डेटा आता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ मार्केटिंग ड्रिवन भी होता है, फार्मा ड्रिवन भी होता है, उनको भी तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो कुछ चीज़ों को लग्जरी ट्रीटमेंट पे आ साइलेंट कर गए। देते हैं, जो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं उसको धीरे से पेपर के नीचे दबा देंगे। तो आई एम नॉट शेमिंग एनीवन बट दिस इज ट्रू, दिस इज हैपनिंग। तो इस वजह से लोगों को कुछ गलत धारणाएं जाती है कि अपन ये सब करना चाहिए। बेसिक रूटीन जो स्किन केयर है जो सब लोग कर रहे हैं वो फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स लाइक इंजेक्शंस वगैरह लेना इन चीज़ों के लिए मुझे सही नहीं लगता। यानी कब इस चीज़ से आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं या कुछ 1-2-3 दिन बाद मतलब उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं, या ऐसे लक्षण जो हम अगर एक आम इंसान देखे तो उसको पागल बोले या फिर बहकी बहकी बातें करना, तो इसका क्या कारण होता है? अल्कोहल विड्रॉल एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है बेसिकली। अच्छा हो गया ये टॉपिक बहुत अच्छा निकाला आपने, क्योंकि मुझे भी लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। सी, जो अल्कोहलिज्म से जूझ रहा है उसको आपकी नफरत नहीं चाहिए, उसको आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। तो उस वक्त अल्कोहल विड्रॉल के वक्त पे जब वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता है उसके लिए सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उस वक्त उसके लिए हेट ही आता है ना। लोग मारते हैं ऐसे लोगों को, घर वाले ही मारते हैं कि ये आदमी तो बहकी बहकी बातें कर रहा है, बेड से बांध दिया, खाट से बांध दिया, मार रहे, पीट रहे, चप्पल सुंघा रहे, वैद्य को उसको बुला रहे झाड़ फूक कराने के लिए। सो बेसिकली अल्कोहल विड्रॉल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपका ब्रेन अल्कोहल के इफेक्ट से बाहर आया है। अल्कोहल विड्रॉल टिपिकली जो आदमी हर रोज अल्कोहल कंज्यूम करता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, यानी एक 180 ml या उससे ऊपर में रोज ले रहे हो आप, तो उससे क्या होता है आपका ब्रेन का फंक्शन लो हो जाता है। आपके ब्रेन का लेवल था वर्किंग का, ये आपका एक्टिवनेस सब कुछ आपका ब्रेन का लेवल पहुंच जाता है यहाँ पे, और यही चलता रहता है, और अनफॉर्चुनेटली आपके दिमाग के लिए यही लेवल नॉर्मल हो गया है। फिर अब जब आपने अल्कोहल बंद किया उसको टिपिकली 5 to 7 डेज लगते बॉडी से पूरे तरीके से क्लियर हो जाने में। तो ये अल्कोहल के विड्रॉल के जो सिम्टम्स है 5वें से 7वें दिन आते हैं, और ये तब शुरू होते हैं जब आपका ब्रेन तो लो चल रहा था,
अब अल्कोहल का इफेक्ट हट गया तो ब्रेन तो वापस अपने लेवल पे आने की कोशिश करेगा, बट ये उस वक्त के लिए ब्रेन के लिए हाइपर रिएक्टिविटी हो जाती है। अब आप सोचिए एक हाइपर वे में आदमी कैसे एक्ट करता है? पसीना छूटना, घबराहट होना, ट्रिमर्स आना, जो अपने को भी होता है, किसी भी बिल्कुल कोई एक्सीडेंट शॉक में आप गए तो आपके साथ क्या होता है? होता है। वो आपके लिए कुछ सेकंड के लिए होता है, अल्कोहल विड्रॉल के लिए वो घंटों तक या दिनों तक होता है। और कई बार वो इतना हाइपर हो जाता है आदमी कि उसका ब्रेन इतना हाइपर रिएक्टिविटी में जाता है कि फिट्स आ जाते हैं, सीजर्स, मिर्गी के दौरे पड़ने मिर्गी की लगते हैं। दौड़, yes। और ऐसा करते हुए अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कोई डेंजरस काम कर रहे हो, कोई मशीन चला रहे हो, तो ये तो चीज़ें जानलेवा जानलेवा हो साबित हो सकती सकती है। सो ये होता है बेसिकली विड्रॉल। अब विड्रॉल इज नॉट अ परमानेंट स्टेट। अच्छी चीज़ ये है उसके बारे में कि ये रिकवरेबल चीज़ है अगर इसको सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन मिले तो। और विड्रॉल होते हैं दो टाइप के। एक होता है फिजिकल विड्रॉल, के आदमी होश हवास में है और बराबर 3 दिन हो गए उसके बाद उसके हाथ कांपने लगते हैं, पानी का ग्लास उठा रहे हैं तो हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, साइन करने जा रहे हैं तो हाथ ऐसे हो रहे हैं, और उसको लगता है अरे क्या चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं एक पी लूँ एक पेग, है ना। सो दिस फिजिकल डिपेंडेंस। एक होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी आप ये स्टेट से बाहर आ गए हो। जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन का हाइपर लेवल आ गया, बट ब्रेन को भी 3 दिन में रियलाइज हो जाता है कि भाई यही अपना नॉर्मल लेवल है। सो इफ यू कीप अल्कोहल अवे एंड गो थ्रू दैट फेज ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, तो आप टी टोटलर यानी आप शराब के बाहर आ जाते हो। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, क्योंकि फिर करने को कुछ नहीं है। अब आपका हाथ स्टेबल हो गया है, अब सब ठीक लग रहा है, बट नींद नहीं आ रही है, दिमाग में 4 बार आ रहा है, दोस्त नीचे से आवाज़ दे रहा है, इसकी मैयत हो गई, उसका बर्थडे आ गया, और फिर आपको एक बहाना लगता है कि यार ये चल ना एक बार तो ले ही लेते हैं, है ना। जिसको पीना है वो सुख में भी पीता है, वो दुख में भी पीता है, वो सिर्फ कारण ढूंढता है कि उसको क्यों पीना है। सो अल्कोहल विड्रॉल जो है उसको फिजिकली भी आपको कॉम्बैट करना है और इमोशनली भी कॉम्बैट करना है। फिजिकली कॉम्बैट के लिए दवाइयाँ हैं जो हम लोग देंगे। अनफॉर्चुनेटली उसमें नींद की गोलियां ही एक प्रकार की दी जाती है जिनको बेंजोडाइजेपाइंस बोलते हैं। वो आपके ब्रेन को थोड़ा सा सप्रेस रखते हैं ताकि इतना सडन शॉक ना पहुंचे कि आपका लेवल ये था और आप यहाँ पहुंच गया, है ना, मैनेजेबल हो, लाइक समवेयर इन बिटवीन। बट इमोशनल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के लिए परिवार का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त पे उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना है, पूरे टाइम साथ में रहना है। मार्केट जा रहे हो, चलो मैं भी साथ आता हूँ या आती हूँ, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, है ना। पूरे फैमिली का कुछ सपोर्ट गलत कदम चाहिए। भी उठा सकता है वो उस टाइम, यस सुसाइड यस वगैरह। यस, ये सारी चीजें होती है। तो उस वक्त पे अगर इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसको सोशल सपोर्ट मिलता है, तो आदमी विड्रॉल से बाहर आने का चांसेस अच्छे रहते हैं। सर कितना वाटर इनटेक जो डाइजेशन को हेल्दी रखे या रेगुलर लेना चाहिए? नॉर्मली विंटर रेनी सीजन में अराउंड 2.5 लीटर्स पर डे इज सफिशिएंट, है ना। और जब आप समर की बात कर रहे हो और आप ज़्यादा बाहर रहते हो, आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है, आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, आप ज़्यादातर टाइम बाहर बिता रहे हो, तो उसको आप 3.5 4 लीटर तक भी खींच सकते हो। इससे ज़्यादा वाटर इनटेक कुछ कुछ लोगों में हार्मफुल भी हो सकता है। कुछ लोगों को आदत है कि मैं सुबह उठ के 6 ग्लास पानी पीता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी है जो 6 ग्लास पानी पी के फिर उल्टी निकालते हैं और बोलते हैं कि इससे पेट साफ होता है। इससे कुछ नहीं हो रहा है, आपका स्टमक है वो एसिड बना रहा है, आपने अभी उल्टी करके निकाला, 2 घंटे बाद वापस वो बनाने ही वाला है। सो ये नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको आप एक्स्ट्रा ये करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर के आसपास पानी पीना मोर देन इनफ है। गर्मियों में आधे से 1 लीटर आप बढ़ा सकते हो, बट कुछ मरीज जो हैं जैसे हार्ट के और किडनी के, उनमें स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन होते हैं। उसमें आपको 1 1.5 लीटर तक के जनरली डॉक्टर्स कम करने के लिए बोलते हैं पानी, क्योंकि हार्ट और किडनी पे दोनों पे फर्क पड़ेगा। फॉर हेल्दी पर्सन 2.5 to 3 लीटर्स। अक्सर मैंने पेशेंट्स को या रिलेटिव को ये बोलते सुना है कि डॉक्टर के पास कुछ था नहीं, उसको पैसे बनाना था, तो उसने इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी का इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कब हमको ज़रूरत पड़ती है? तो ऐसा है, अगर इसको हम साइंटिफिक तरीके से भी माने, अगर हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं, आज एंडोस्कोपी 2 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए करते हैं, जिसको भी गैस का, एसिडिटी का, है ना, अपर एब्डोमेन का बार बार पेन होना, जलन होना, या फिर उल्टियाँ होना, या खाने निगलने में दिक्कत होना, है ना। इन चीज़ों के लिए हम लोग जनरली एंडोस्कोपी करते हैं। अगर किसी को मोशन, पेट साफ होने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एंडोस्कोपी नहीं की जाएगी, तो वो तो ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, या फिर अगर कोई एडवाइस करता है तो आपने करानी भी नहीं चाहिए। तो खाना निगलने में दिक्कत होना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रेड फ्लैग फीचर है। इसका मतलब आपको फूड पाइप में इन्फेक्शन, अल्सर, रुकावट या कैंसर होने की संभावना है, तो उसमें तो एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, यू शुड डू इट, है ना। एसिड रिफ्लक्स जो होता है, अगर वो आपके रोज के दैनंदिनी में, आपके रोज के काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ला रहा है, तो करा के देखना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? आपको भी पता है आपको एसिडिटी हो रही है, आपको भी पता है एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, बट आपको एंडोस्कोपी में ऐसी कुछ चीजें दिख सकती है जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या सर्जरी है। जैसे हाइटस हर्निया जो मैंने बताया कि स्टमक का 2 3 सेंटीमीटर का हिस्सा छाती में पुलअप हो जाता है, ये आपको एंडोस्कोपी पे पता चलेगा। और तभी आपकी वो एसिडिटी ठीक नहीं हो रही थी पिछले 6 साल से, क्योंकि आप सिर्फ गोली खा रहे थे एसिडिटी की रोज, लेकिन अगले दिन वापस वही प्रॉब्लम होगी। उसको सर्जिकली आप करेक्ट करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो कुछ रेड फ्लैग फीचर्स, जैसे खून में उल्टी में खून आना,
खाना निकलने में दिक्कत हो ना, इसके लिए तो कराना ही कराना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सिम्टम्स है जैसे एसिडिटी, गैस होना, बार बार खाना ऊपर चढ़ के आना, इसमें एक स्पेसिफाइड है कि 6 से 8 हफ्ते आप ट्रीटमेंट देके देखिए, क्योंकि आज के टाइम पे एसिडिटी मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। यस। सबकी एंडोस्कोपी करते फिरना ना नहीं। लॉजिकल है ना सही है ना? तो 6 से 8 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने की उसको ट्रीटमेंट देके देनी चाहिए। ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बोले कि खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, चाय कॉफ़ी दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना है, अल्कोहल स्मोकिंग है तो उसको बंद करना है, और खाना कम अमाउंट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और डेली एक्सरसाइज करनी है। ये सब चीज़ें करके प्लस दवाइयों की सहायता से अगर 6 से 8 हफ्ते, 1.5 से 2 महीने में एसिडिटी के सिम्टम्स या तो ठीक ना हो, या तो दवाई दी तब तक ठीक थे और दवाई बंद करते से वापस शुरू हो, तो अपन ने एंडोस्कोपी कराना चाहिए। ये ये उसका बेसिक तरीका। रूल्स है जो अपन ने, मुझे लगता है, करानी चाहिए एंडोस्कोपी। आपने एंडोस्कोपी में कुछ एडवांस कोर्सेज किए हैं, हम्म। तो एक नॉर्मल एंडोस्कोपी में और आपकी जो फील्ड है उसमें क्या डिफरेंस है कि आपको ये करने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, तो ऐसा है कि नॉर्मल एंडोस्कोपी यानी, नॉर्मल बोलना तो सही नहीं रहेगा, एंडोस्कोपी जो बेसिकली आप एसिडिटी वगैरह सिंपल सिम्टम्स जो देखने के लिए रेगुलर करते बोल हो, सकते उसमें अब काफ़ी आधुनिक चीज़ें आ गई हैं। एक मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा, नैरो बैंड इमेजिंग एनबीआई करके एक हैं। टेक्नोलॉजी आई है। एनबीआई क्या करता है, जो आपका एंडोस्कोप का लाइट है, इट इज़ अ व्हाइट लाइट जो हम देख रहे हैं, उसको फिल्टर करके सिर्फ रेड और ग्रीन लाइट को फिल्टर करके वहाँ पे डालता है। उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे अर्ली कैंसर वगैरह ये पकड़ में आ जाते हैं। ओके। यानी वो अगर अपने पास कोई वीडियो रिप्रेजेंटेशन होता तो मैं आपको बता पाता कि 2 पिक्चर, एक नॉर्मल व्हाइट लाइट एंडोस्कोपी जो होती है और एक एनबीआई। एनबीआई में आपको एक उठा हुआ एरिया नजर आएगा जो ओके अलग ही ओके कलर का दिख रहा ओके है। ओके वो बेसिकली अर्ली कैंसर है, जिसको आपने अभी देखा इसलिए आप उसको एंडोस्कोप से काट के निकाल सकते हो, ओके। वरना वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद में प्रॉपर फूड पाइप का कैंसर लेके वो कैंसर पेशेंट में आपके पास आएगा। तो ये हो गया जो हम अर्ली डायग्नोस्टिक डिटेक्टर एंडोस्कोपीज बोल जो कर सकते रहे हैं हैं, उसको। अर्ली डिटेक्शन में अपने को हेल्प करता है। और जो एडवांस एंडोस्कोपी बोला हूँ मैं, उसके तो कई मायने हैं, यानी अब इतनी सारी चीजें हैं कि छोटे मोटे कैंसर, इवन हमने भी जैसे रिसेंटली किया था, 8 सेंटीमीटर का फूड पाइप में कैंसर था, 8 सेंटीमीटर का, वो एंडोस्कोपी से रिमूव किया। आज से पहले यानी अब से कुछ सालों पहले तक के सर्जरी, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें आपको चेस्ट ओपन करना है, लंग्स को हम्म। हटाना है, और इतनी मेजर सर्जरी यहाँ पे करना है, वो जोड़ने का रिस्क, वहाँ से लीकेज का रिस्क, ये सब कुछ एंडोस्कोपी से 2 घंटे में निकल गया। पेशेंट 2 दिन बाद घर चला गया। सो ट्यूमर रिसेक्शन यानी फूड पाइप के जीआई ट्यूमर्स जो है, अगर वो सही लेवल पे आपने पकड़ लिया कि वो बहुत ज़्यादा बॉडी में फैले नहीं है, तो उसको आप एंडोस्कोप से निकाल सकते हो। पित्त की थैली में जो पथरी होती है, पित्त की नली में जो पथरी होती है, पैनक्रियास जो अपना एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसकी पथरी जो होती है, वो ये सारी एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं। अब जो बहुत नया आ गया है, जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ, इसमें ईयूएस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूएस एक यस। नया टेक्नोलॉजी है। आज तक के एंडोस्कोपी में जो आपको दिख रहा है वो आपके सामने वही है, यानी आप, ये अपना फूड पाइप है, इसमें आपने एंडोस्कोप डाला है, जो ये सरफेस दिख रहा है, ये आपका विजन है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक आधुनिक टेक्निक है, जिसमें एंडोस्कोप के टिप पे एक छोटा सोनोग्राफी का प्रोब होता है, जो हम बाहर से सोनोग्राफी करते हैं उसी का एक मिनिएचर फॉर्म एंडोस्कोप के टिप पे होता है। और आप जिस भी स्टेशन पे, जिस भी जगह पे हो, उसके आसपास 5 सेंटीमीटर की चीजें आप बहुत ही क्लियरली देख पाते हो। अगर वहां पे छोटी गांठ है, उसमें आप नीडल डाल के उसकी बायोप्सी ले सकते हो। अगर वहाँ पे कोई खून की नस है जिसमें से ब्लीडिंग चल रहा है, तो उसमें जैसा अपना फेविक्विक होता है, ऐसे प्रकार का मेडिकल ग्लो होता है, वो इंजेक्ट लोशन करके डाल उसको के। ब्लीडिंग को बंद कर सकते हो। और आधुनिक चीज़ें अब हो गई है, जैसे आपको समझ लो स्टमक का कैंसर हो गया है और स्टमक का रास्ता बंद हो गया है, तो पहले नीचे की आंत काट के स्टमक को जोड़ देते हैं ताकि रास्ता नॉर्मल बन जाए। अब यही चीज़ एक स्टेंट के माध्यम से की जा सकती है कि आप यूएस से उस इंटेस्टाइन के लूप को देखो और इसके बीच में एक मोटा स्टेंट डाल दो, तो बिना सर्जरी के, बिना ऊपर से चिरा हुए सारी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब एंडोस्कोपी में नई आ गई है, जो कि पहले केवल सर्जरी के माध्यम से पॉसिबल थी। ये एंडोस्कोपी कितना सेफ है सर? एक अगर नॉमिनल देखा जाए, हम कितना पेनफुल है या कितने टाइम का प्रोसीजर होता है? तो आइडियली तो एंडोस्कोपी इज कंसिडर्ड टू बी एक्सक्लूसिवली लाइक बहुत अच्छा सेफ प्रोसीजर है, अगर आप डायग्नोस्टिक कर रहे हो, यानी जहाँ पे आप कुछ काटापेटी नहीं कर रहे हो अंदर में, आप सिर्फ एक क्या प्रॉब्लम है ये देखने के लिए, यानी डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी जो आप कर रहे हो, उसका रिस्क लगभग जीरो के करीब ही मैं मानूंगा, अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आप 100 लोगों की एंडोस्कोपी कर रहे हो। पहली बात तो 100 लोगों का पेन टॉलरेंस सेम नहीं है, कौन कैसे, किसको कितने दर्द से प्रॉब्लम होती है ना। कुछ लोगों को दर्द का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो 3 या 4 मिनट की एंडोस्कोपी बहुत उसमें ज़्यादा आ तक हाइपर नहीं होते हैं कई करते। लोग। कुछ लोग बहुत एंशियस होते हैं कि भाई एंडोस्कोपी होने वाला है, होगा क्या, वो हम्म। पाइप अंदर जाएगा तो मैं सांस ले पाऊंगा क्या, अरे फूड पाइप अलग है, विंड पाइप अलग है, हम विंड पाइप में थोड़े जा रहे हैं आपके, है ना। बट ये चीज़ें एंशियस रहती है। तो ऐसे लोगों में जो थोड़े ज़्यादा एंशियस है, या फिर जिनको शुरू से ही बहुत ही अप्रीहेंशन आ रहा है कि नहीं मुझे दर्द होगा, या फिर जिनको वैसे ही थोड़ा पेन टॉलरेंस कम है, वो उन लोगों को हम अंडर सेडेशन करते हैं, बेहोशी की दवाई देगी। ये बेहोशी की दवाई यानी बहुत लंबा नहीं चलती, इसका इफेक्ट ही 10 मिनट का होता 10 मिनट। है ना। आधे घंटे में आप उठ के बैठे होते हो, जैसे पहले थे वैसे हो जाते हो। तो जो लोगों में ज़रूरी है उसमें अंडर सिडेशन, पर मैं कहूँगा कि लगभग 60-70% से ज़्यादा लोग बिना सिडेशन के, बिना बेहोशी की दवाई के सेफली एंडोस्कोपी करा पाते हैं। करवा पाते हैं।
मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और बहुत शॉर्ट। सेफ है। सर एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन, बिल्कुल। कई पेशेंट्स पूछते हैं हमसे, बट एक क्या अमाउंट है जो दारू से रिलेटेड या ड्रिंक से रिलेटेड जो सेफ एक अमाउंट हो जो कंज्यूम कर पाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन है और ये मिथ है कि अरे रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छी होती है, हाँ, और या स्किन के लिए भी अच्छी होती है, ये भी हाँ, सुना है मैंने। इतना लिए तो ठीक रहता है, उतना लिए तो हाँ। ठीक रहता है। तो मैं बता दूँ, 2017 में लाखों इंडिविजुअल्स पे की हुई पुरानी एक स्टडी है, जिसका रिजल्ट सामने आए हैं, जो लैंसेट, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है मेडिसिन का, उसमें पब्लिश हुआ है। ज़ीरो, कुछ भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है। अल्कोहल का एक पैग नहीं, 10 ml नहीं, 30 ml नहीं, कुछ भी नहीं। सो अल्कोहल इज नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महीने में एक बार लो या 3 महीने में एक बार लो तो चलेगा। कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं अल्कोहल का जो अपने सेफ है। अल्कोहल इज नॉट सेफ फॉर एनी अमाउंट, फॉर एनी पर्पज और एनी फॉर्म। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं शराब पीते, हम पूछते हैं शराब पीते हो? नहीं 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 पीता। फिर बोलता, अरे पीते तो? अरे वो तो बियर कभी कभी चलता हाँ, है। और बियर बियर में को भी किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत कि अच्छा स्टोन माना है जाता है तो कि वो बियर पी पेशाब लेंगे। निकाल देगी, वो तो हाँ, हो हाँ। जाएगा। उसका इफेक्ट है, बट वो आपके लिए सच में डिजायरेबल है या नहीं, वो अपने को सोचना है ना। उसका बिकॉज साइंटिफिकली तो वाटर इनटेक या फिर उससे भी कोरिलेट हम कर बिल्कुल, पाएंगे ना। आप पानी ज्यादा पीजिए, आप बियर की जगह पे एक ऐसी दवाई लीजिए जिससे पेशाब ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। टॉर्सेमाइड हो गया, फ्यूरासेमाइड हो गया, ऐसी दवाइयां हैं, और वो कई आपके बार हम लिवर को आईवी तो फ्लूइड भी प्रॉब्लम करेंगे। इसीलिए लगाते हैं ताकि उसका यूरिन बिल्कुल आउटपुट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कारण के लिए शराब पीना तो बिल्कुल सही नहीं है। और बियर इज नॉट अ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। बियर में भी कहीं 5, कहीं पे 8 और 10% अल्कोहल होता है। होता है। तो शराब तो स्ट्रिक्टली नो है। सर अभी कुछ सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड से जो कुछ इंजेक्शंस ले रहे हैं वेट कम करने के लिए, तो उसमें क्या रियलिटी है? अब ये चीज़ बहुत नया बूम आया है कि वेट लॉस और बहुत इजीली हो रहा है। टैबलेट फॉर्म में भी है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। मुंजारो करके जो एक इंजेक्शन आया है, वीगो भी आया है एक, और कुछ ओरल टैबलेट्स भी आए हैं सीमाग्लूटाइड के। तो देखिए, टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस मैं कहूँगा। अब तक हम्म। के जो रिजल्ट्स मिले हैं बहुत बढ़िया मिले हैं, एक्चुअली अच्छे मिले हैं। हम्म। ये दवाइयाँ बेसिक में अगर बताओ तो ये काम करती है कि स्टमक का एम्प्टिंग स्लो कर देती है। तो आपका जो खाया हुआ खाना है वो बहुत जल्दी स्टमक से आगे बढ़ता नहीं, तो आपको भूख नहीं लगती। इसके अलावा और भी हार्मोनल मेटाबॉलिक इफेक्ट्स है जिसकी वजह से वेट लॉस अचीव होता है। और रिजल्ट्स काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कैसा है कि ये बहुत अर्ली है। कितने, यानी इतिहास गवाह इस चीज़ का कि कोई दवाइयाँ निकली है जो कि एकदम लाइफ चेंजिंग थी लोगों के लिए, और 5 साल बाद पता चला उससे कैंसर हो रहा है और लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इतने जल्दी इस पे कमेंट करना मुश्किल है, जब ये फेज 4 यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है हर दवाई का, हम्म। कि वो देने के 5 साल बाद देखा जाता है कि ये जिनको जिनको मिला उनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई क्या। आई क्या? ओके। तो अभी भी कुछ कुछ आने शुरू हो गए हैं, है ना। नॉन वेस्कुलर रेटाइनोपैथी नाम की एक आँख की प्रॉब्लम आ रही है जिससे अपनी विजन कम हो रही है। ये इन इंजेक्शंस का एक साइड इफेक्ट पाया जा रहा है अभी, है ना। और गैस्ट्रोपेरेसिस यानी स्टमक की मूवमेंट बिल्कुल ही चले जाना। नॉर्मली अपना स्टमक यूं खाने को चर्न करता रहता है, यस, बढ़ाता यस, रहता है। एक मूवमेंट्स होती है। इंजेक्शंस बंद करने के बाद में स्टमक की मूवमेंट वापस ना आ पाना, ये दो चीज़ें तो अभी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मे बी 1-2 ईयर्स या 3 ईयर्स में अपने को पता चल गई है। तो अभी टू अर्ली टू जंप इन। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हीं को अपनाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, गैस्ट्रिक बलून इज एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग बेटर। हम्म। एंडोस्कोपी से आपके पेट में एक बलून डाल दिया जाता है और ये हम्म। क्षणिक चीज़ है, ये आप वापस निकाल रहे हो, बॉडी का पार्ट नहीं है। तो वो सिंपल कंसेप्ट पे काम करती है। आपके स्टमक का कुछ हिस्सा भर दिया तो ज़्यादा खाना कंज्यूम नहीं कर पाता स्टमक, और वो थोड़ा ग्रेविटी से नीचे आ जाता, तो खाने को आगे जाने नहीं देता। तो आपको इनिशियल पुश बहुत बढ़िया दे देता है ना। अभी जैसे हमारे एक मरीज का हमने डाला है 20 दिन में, सॉरी हाँ, 20 दिन में 6 किलो वजन कम, डॉक्यूमेंटेड सेम वेइंग मशीन पे। हम्म। 149 केजी थे, 20वें दिन फॉलोअप में 143 केजी, डूइंग वेल। बट ये सब क्षणिक है। इस दौरान आपको 1 साल रहेगा बलून, उस दौरान आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको आपका खाना कम करना है, यानी वैसे तो अभी भूख नहीं लगी, बट आइडियाज चेंज करने अपने खाने के, और रिगरसली जिम करना है, हैबिट्स अच्छी करनी है, अल्कोहल स्मोकिंग पे कंट्रोल लाना है। तो जब आप बलून निकालोगे तब तक आप प्रोबेबली 30 किलो लूज कर चुके होंगे, बट वो आप मेंटेन कर पाओगे। सो इंजेक्शंस टू अर्ली टू कमेंट ऑन। अदर थिंग जो ट्रेडिशनल है दोज आर स्टिल गुड। ये भी मीत अक्सर चलती है, या डॉक्टर सलाह तो देते हैं ये ना करे वो ना करे, स्मोकिंग बैड है, ड्रिंकिंग बैड है, तो क्या आप ड्रिंक वगैरह कुछ करते हो नहीं, ऐसा? आई डू नॉट ड्रिंक। मैं कोई नशा नहीं करता। और मुझे लगता है खुद की हेल्थ के साथ खुद के परिवार का भी आदमी ने सोचना चाहिए, है ना। जब आप इन सब चीज़ों के आहार में जाते हो तो फिर धीरे धीरे आपका खुद की लाइफ, खुद के फोकस, खुद की जो प्रायोरिटीज़ है, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, उनसे ध्यान हटने लगता है। और फिजिकली तो आप अपना नुकसान करके ही लेते हो। तो आई डू नॉट डू दैट। फिजिकल एक्टिविटी मेरी बेयर मिनिमम है। हफ्ते में 3 दिन के आसपास जिम जाता हूँ मैं। कोई बहुत बॉडी बिल्डिंग वगैरह में नहीं कर बट पाता। फिटनेस के लिए मोर ज़रूरी ऑफ होता है। कार्डियो, ताकि मैं दिन भर का मेरा काम कर पाऊँ। शेड्यूल हेक्टिक है।
सुबह से लेकर यस। रात तक काम है, कई बार रात में उठ के जाना पड़ता है, तो वो हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उठ के जा पाऊँ, काम फिनिश करके आ पाऊँ और अगले दिन सुबह वापस उसी टाइम पे अपने काम शुरू कर सकूँ। तो उसके लिए थोड़ी फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो एक बेसिक जिमिंग प्रोटोकॉल 3 दिन 4 दिन हफ्ते में से 1 घंटे का वर्कआउट, दैट्स व्हाट आई डू तो एंड नाउ फाइनली दैट। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने इस फील्ड को चुन तो लिया है या आप काफ़ी साल से अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हम आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहा है। ये फील्ड में आने के बाद में आपको ऐसा कभी रिग्रेट फील हुआ है कि मैंने किस फील्ड में आ गया? क्योंकि ये फील्ड मुझे लगता है जनरली हमने जहाँ तक देखा है, एक तो मोशन की बात होगी, गैसेस की बात होगी। सो इससे आप कैसे डील करते हो? क्योंकि हमको घर जाके खाना भी खाना होता है। सो तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल दैट कम्स। आजकल व्हाट्सएप का कल्चर है, सुबह उठे तो कम से कम 3-4 ग्रुप में या 10 ग्रुप में तो गुड मॉर्निंग के लोगों के फूलों वाले मैसेज होते हैं। होते तो हमारे मैसेज में कभी-कभी रहता है कि लोगों ने स्पेसिफिक फोटोज भेज रहे थे, आज ये कलर की हुई है, आज वो कलर की हुई है, उल्टी में ये है, उल्टी में वो है। बट अब धीरे-धीरे तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक खाना खाते-खाते भी अगर कोई ऐसा पिक्चर सामने तो मुझे लगता नहीं है इवेंचुअली। बैड टू से बट यार काम है वो तो अब हो हैबिचुअल गया। हो जाते हैं। हैबिचुअल हो गई है ये चीज़ें तो, क्योंकि दिमाग धीरे-धीरे इस चीज़ को एक प्रोसेस की तरह देखने लगता दिखता है। है। इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, मेरे साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी हो रहा है। यस, तो यस, डज़न्ट मैटर मच बट आई डोंट थिंक कि मैंने कभी रिग्रेट किया है फील्ड लेके। आई लव माय फील्ड। आई एम वेरी एंथुसियास्टिक इन वर्किंग टुवर्ड्स दिस। कुछ नए इनोवेशंस सोचना, नए प्रोसीजर्स करना, ये हमेशा से एक खुशी रही है और अभी भी अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड, लोगों की मदद हो जाती है। लोग जब आके बोल के जाते हैं कि सर हम 5 जगह दिखाए या 5 साल से दिखा रहे थे, आपके पास पहली बार फ़ायदा हुआ। वो जो सेंटेंस है उसका कोई मोल नहीं है, कोई सर कीमत ऐसा नहीं है। जो मोशन को लेके एक हमेशा से रहा है कि मोशन स्मूथ होनी चाहिए, या उसकी क्या एक आइडेंटिफिकेशन क्या है जो एक नॉर्मल चीज़ को दर्शाती है, एक अब हेल्दी तरीके से हम देखा जाए तो? इंडियंस बहुत डिफरेंट है इस मामले में। हिंदुस्तानी काफ़ी डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी गाइडलाइंस आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, ये यूएस, यूके, वेस्टर्न वर्ल्ड के या जापान के बनाए हुए होते हैं। बट हम लोग जेनेटिकली भी, फिजिकली भी उनसे डिफरेंट है। तो वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते। इंडियंस पर से उनका गट मोटिलिटी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज़्यादा है। तो इंडिया में दिन में 2 या 3 बार लैट्रिन होना नॉर्मल है। साथ और ही में 2 दिन या 3 दिन भी अगर नहीं हो रही है तो भी तो नॉर्मल भी है। नॉर्मल है। है ना? अनफॉर्चुनेटली अपन वो अपने दिमाग को एक बॉक्स में कैद करने की कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के चाय पीने के 5 मिनट बाद ही होनी चाहिए। उसमें खुद को ना बांधे, हाँ, क्योंकि कई बार वो पॉसिबल नहीं होता और दैट लीड्स टू मोर फ्रस्ट्रेशन। आप बार-बार ये डॉक्टर, वो क्योंकि डॉक्टर कई बार घूमते उसमें रहते हो, उलझ जाते हैं लोग कि उलझ नहीं जाते हुआ हैं। है, अमिताभ अब क्या बच्चन की जो करना? मूवी आई थी पीकू, इट वाज़ पीकू। ऑल अबाउट दैट, यस। बिकॉज़ इट इज़ ऑल देयर इन द माइंड, है ना? आपको एक बेसिक वर्कअप अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने करा लेना चाहिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो उसके पीछे इतना ना पड़े, है ना? हर व्यक्ति को इंसान ने, भगवान ने अलग बनाया है। एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट वेज़ ऑफ फंक्शनिंग, बट अगर वो रीज़नेबली अगर दिन में 2 या 3 बार या 2 दिन में भी 1 बार अगर मोशन पास कर रहे हैं हम, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट शुड बी ओके। उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए? टेक्सचर अगेन उसके लिए स्टूल चार्ट होता है, बट जो इजीली पास हो जाती है मोशन अपनी, और जिसमें आपको बहुत देर तक बैठे नहीं रहना पड़ रहा है, और ना तो बहुत ज़्यादा वाटरी है पतली, या फिर जोर लगा के एकदम कड़क नहीं आ रही है, ऐसा कुछ दैट तो इज बीच का नॉट। है, दैट इज ओके। हाँ, दैट्स व्हाट आई वुड से। तो सर चलिए फाइनली हम आपसे अब विदा लेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपका मुझे कीमती भी टाइम बहुत अच्छा आपने लगा। दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। और आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये जो चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आई आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है आज के यस। टाइम पे, क्योंकि हर एक इंसान आजकल गूगल और यूट्यूब और ये चैट जीपीटी पे जाके कुछ सर्च करके आधा अधूरा जो नॉलेज लेके आते हैं हमारे पास में, मुझे लगता है ये नॉलेज अगर वो किसी एक ढंग के बंदे से जो एक्चुअली इस चीज़ को जानता है, जानता है, यस। वरना तो आप अगर गूगल को पूछेंगे तो हर बीमारी को वो कैंसर पे ले जाके छोड़ता छोड़ है। देता है। सो वो लोगों ने कर्व करना चाहिए, और आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए जो आपको ज़्यादा टारगेटेड, ज़्यादा नॉलेजेबल और एक सही सोर्स से आ रही है, एक जनरलाइज सोर्स से नहीं यस। आ रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर थैंक यू, एंडेवर्स थैंक यू एंड सर। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आई थिंक। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी चलिए। मच।